स्टीफन और ब्लैक होल के संबंध में स्टीफन हॉकिंग ने बहुत काम किया है। जैसे जैसे समय गुजरता रहा वैसे ही वैसे स्टीफन की ब्लैक होल संबंधी मान्यताएं बदलती रही हैं। ब्लैक होल के संबंध में अब तक स्टीफन द्वारा क्या किया गया है, इस संबंध में चर्चा आवश्यक हो जाती है। आइए देखें क्या कहते हैं स्टीफन हॉकिंग अपने ब्लैक होल के संबंध में। कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड असंख्य तारों से भरा हुआ है। आकाश में अनेक सफेद, पीले और लाल रंग के तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे तो इतनी दूर हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति उन्हें देख ही नहीं सकता। तारों का यह सफेद, पीला और लाल रंग मनुष्य के जीवन की यात्रा के समान ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी जवानी, बुढ़ापा और मौत की स्थिति प्राप्त करता है, उसी प्रकार तारे भी इन अवस्थाओं से गुजरते हैं। कहते हैं कि तारे जब अपनी युवावस्था में होते हैं तब वे सफेद और चमकीले होते हैं। मध्यम आयु तक पहुंचते पहुंचते तारे पीले रंग के हो जाते हैं और जब अपनी अंतिम अवस्था अर्थात मृत्यु की स्थिति में पहुंचने वाले होते हैं तब उनका रंग लाल हो जाता है। अर्थात लाल रंग वाले तारों को वृत्त तारा कहा जाता है। सभी तारे कभी न कभी अपनी मृत्यु की स्थिति को प्राप्त होते हैं, भले ही अवधि करोड़ों वर्ष में हो। तारों की मौत अलग अलग ढंग से होती है। इस विषय में स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी विकसित की। स्टीफन का कहना है कि यदि तारा बहुत बड़ा ना हो, अर्थात सूर्य से लगभग 1.5 गुना बड़ा हो, तो इस तारे का अंत सफेद बौने व्हाइट ड्वार्फ तारे के रूप में होता है। यदि तारा सूर्य से 2 से ढाई गुना तक बड़ा होता है तो इस तारे का अंत न्यूट्रॉन तारे के रूप में होता है। लेकिन यदि मरने वाला तारा सूर्य से 3 गुना बड़ा हो तो इस तारे का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। ब्लैक होल शब्द का उद्गम बहुत पुराना नहीं है। ब्लैक होल की संरचना पर रोजर पेनरोज 1956 से ही काम कर रहे थे। लेकिन वर्ष 1969 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर द्वारा इस शब्द की रचना की गई। लेकिन इससे भी काफ़ी समय पूर्व इस संबंध में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन मिशेल द्वारा रॉयल सोसाइटी की वैज्ञानिक शोध पत्रिका में एक लेख छपवाकर प्रकाश डाला गया था। इस लेख में उन्होंने बताया कि एक ऐसा तारा जो पर्याप्त रूप से भारी तथा सघन हो का गुरुत्व बल इतना प्रबल होगा कि वह प्रकाश की किरणों को भी बाहर नहीं जाने देगा। तारे के पृष्ठतल से उत्पन्न कोई भी प्रकाश बहुत दूर तक जाने से पहले ही गुरुत्व बल के कारण वापस खींच लिया जाएगा। मिशेल द्वारा यह भी आकांक्षा व्यक्त की गई थी कि इस प्रकार के तारों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। यद्यपि हम इन तारों को देख नहीं सकेंगे क्योंकि उनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन इन तारों के गुरुत्व बल का अनुभव हम कर सकेंगे। इन्हीं अदृश्य पिंडों को हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल चूंकि किसी तारे से ही बन सकता है, ग्रहों से नहीं, अतः तारे के निर्मित होने की प्रक्रिया की भी जानकारी आवश्यक है। कोई भी तारा उस समय अस्तित्व में आता है जब हाइड्रोजन गैस गुरुत्व बल के कारण विशाल मात्रा में एक स्थान पर एकत्र हो जाती है और एक गोला सा बना लेती है। गुरुत्व बल के कारण चूंकि गैस बाहर नहीं जा पाती, अतः गैस सघन होती जाती है। जैसे जैसे सघनता बढ़ती जाती है वैसे ही गैस के परमाणु अधिक से अधिक तीव्रता से निरंतर बढ़ते हुए वेग के साथ एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके कारण गैस का ताप बढ़ जाता है। धीरे धीरे गैस का ताप इतना अधिक बढ़ जाता है कि जब हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से टकराएंगे तो वे टकराकर उछलेंगे नहीं, वरन हीलियम का निर्माण करने के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। इस रासायनिक क्रिया के कारण ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसके कारण तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। बाहर निकलती हुई यह ऊष्मा भी गैस के दबाव को उस समय तक बढ़ाती जाती है जब तक कि यह गुरुत्व बल को संतुलित करने के लिए पर्याप्त न हो जाए और गैस का संकुचन बंद न हो जाए। और अधिक सरल भाषा में समझने के लिए हम इसकी तुलना एक गुब्बारे से कर सकते हैं। जैसे गुब्बारे के अंदर वायु के दबाव और बाहर के रबड़ के पिस्टल के दबाव के बीच एक संतुलन होता है। इसी संतुलन के कारण गुब्बारा अपनी यथास्थिति में रहता है, क्योंकि अंदर वायु का दबाव गुब्बारे को फुलाने की कोशिश करता है, जबकि रबर का पिस्टल दबाव द्वारा गुब्बारे को छोटा करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार नाभिकीय अभिक्रिया से निकली हुई ऊर्जा तारे के गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करती है और तारा एक प्रकार से अपने स्थान पर लंबे समय तक स्थिर दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे इस तारे की हाइड्रोजन गैस और अन्य नाभिकीय ईंधन समाप्त होना शुरू हो जाएगा। ईंधन समाप्त होने की भी गति होती है। कहते हैं कि जितने अधिक ईंधन के साथ तारा शुरू होता है उतनी ही जल्दी वह अपना ईंधन समाप्त कर लेता है, क्योंकि कोई भी तारा जितना बड़ा होगा उसके गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जिस तारे का ताप जितना अधिक होगा वह अपने ईंधन को उतनी ही तेजी से खपत करके समाप्त कर देगा। जब किसी ऊर्जावान तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त हो जाता है तब क्या होता है? इस संबंध में स्टीफन ने एक थ्योरी प्रस्तुत की। उनके अनुसार जब किसी तारे का नाभिकीय ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण सिकुड़कर छोटा होता जाता है। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा खत्म होती है वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। उसका आकार तो घटता जाता है, लेकिन उसका गुरुत्व बल बढ़ता जाता है और इसी घटे हुए गुरुत्व बल के कारण वह तारा अन्य वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों को भी अपनी ओर खींच लेता है। इसी सिकुड़े हुए तारे को ब्लैक होल कहा गया। लेकिन इसके बाद समस्या यह उत्पन्न हुई कि जब तारा सिकुड़कर शून्य हो जाएगा तब क्या स्थिति होगी। इस संबंध में सबसे पहले 1928 में भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर द्वारा अपना मत रखा गया।
जब चंद्रशेखर अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान हिसाब लगाया कि ईंधन समाप्त होने के बाद भी चूंकि तारा अस्तित्व में रहता है, क्योंकि अगर तारा आकाश में शून्य हो जाएगा तब भी गुरुत्व बल तो रहेगा। इसलिए उसका गुरुत्व बल उसे संभाल सके, इसके लिए उसे कितना बड़ा होना चाहिए। चंद्रशेखर ने महसूस किया कि जब कोई तारा छोटा हो जाता है तो पदार्थ कण एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं, तथा पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार इन कणों के वेग निश्चित रूप से भिन्न होना चाहिए। कणों के वेगों की यह भिन्नता उन्हें एक दूसरे से दूर भगाती रहती है और तारे का विस्तार महसूस होता है। इसी कारण से कोई तारा अपने गुरुत्वाकर्षण और अपवर्जन सिद्धांत से उत्पन्न प्रतिकर्षण के मध्य एक संतुलन द्वारा स्वयं को एक स्थिर त्रिज्या पर ठीक उसी प्रकार बनाए रखता है जिस प्रकार उसके जीवन चक्र के प्रारंभ में उसके गुरुत्व बल को उसकी ऊर्जा द्वारा संतुलित किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।